हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो बीएड फर्स्ट ईयर वालों का फर्स्ट पेपर होता है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एवं करिकुलम, तो इसमें जो भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं इसको देखने वाले हैं। और इसके पहले हमने जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं, इसके पहले का टॉपिक आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे, उसके बाद में और वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप लोग क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है 2017 में अवध यूनिवर्सिटी सेक्शन बी में आने वाला प्रश्न है। और उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। अब यहाँ पे है डॉक्टर एएस अल्तेकर के अनुसार प्राचीन भारत में संभवतः 400 ईसा पूर्व शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी प्राचीन भारत में संभवतः 400 ईसा पूर्व शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय तक बालक का परिवार ही उसकी शिक्षा का केंद्र था। यानी उस समय जो बालक का परिवार था वही शिक्षा का केंद्र था। उसके पश्चात कुछ ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का कार्य किया। इसके फलस्वरूप जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, यानी ब्राह्मणों ने शिक्षा देने का कार्य किया, उसके बाद में जो शिक्षा प्रणाली एजुकेशन सिस्टम का विकास हुआ उसमें प्राथमिक और उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। प्राचीन भारत में शिक्षा के 2 स्तर थे। प्राचीन भारत में अगर पूछ ले कि कितने स्तर थे तो केवल 2 स्तर थे। अब कौन कौन स्तर थे इसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे है पहला स्तर क्या था। पहला स्तर था प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। अब इसमें प्राइमरी एजुकेशन में क्या होता था, प्रवेश की अवधि क्या होती थी, अलग अलग सब कैसे क्या होता था, ये हम लोग देखेंगे। तो प्रवेश की अवधि जो होती थी ये 5 वर्ष होता था। प्राचीन भारत में अगर बात करें तो 5 वर्ष होता था। और जब प्रवेश होता था बच्चे का तो उस समय जो है संस्कार होता था उसे विद्या आरंभ संस्कार कहते थे। एग्जाम में आपके ये भी पूछा जाता है कि विद्या आरंभ संस्कार से आप क्या समझते हैं, तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि शुरुआत में जब बच्चे का एडमिशन कराया जाता था तो उस समय जो संस्कार होता था विद्या आरंभ संस्कार कहते थे। और सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य था। यह जो संस्कार था सभी कोई भी वर्ग के बालक हो, जाति के बालक हो, तो उन सभी के लिए अनिवार्य होता था। इसका पर्याय यह है कि सभी जातियों के बालक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तो सभी के लिए अनिवार्य था, तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी जातियों के बालक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा जो है ग्रहण कर सकते थे। इस शिक्षा की अवधि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई स्रोत उपलब्ध नहीं था। उस समय जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई स्रोत उपलब्ध नहीं था। पर डॉक्टर ए एस अल्तेकर का मत है कि ये जो संस्कार होता था विद्या आरंभ संस्कार जो ये 6 वर्ष होता था इनके अनुसार। अब आगे हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम। उस समय सिलेबस क्या होता था, प्राथमिक स्तर में पाठ्यक्रम क्या होता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को पहले कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण कराया जाता था और बोलना सिखाया जाता था। जब वह उन मंत्रों को कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे, तब उनको और लिखने की शिक्षा दी जाती थी। यानी जब याद करने की उनको आ जाता था याद करने का, उसके बाद में उनको लिखने की शिक्षा दी जाती थी। भाषा का वांछित ज्ञान हो जाने के पश्चात उनको साहित्य और व्याकरण से परिचित कराया जाता था। जब भाषा का ज्ञान उनको हो जाता था तो उसके बाद उनको साहित्य और उसके बाद में व्याकरण से परिचित कराया जाता था। इस प्रकार शिक्षा का पाठ्यक्रम था वैदिक मंत्रों का स्मरण करना,
शिक्षा का पाठ्यक्रम जो था ये वैदिक मंत्रों का स्मरण करना, पढ़ना और लिखना, भाषा, साहित्य एवं व्याकरण था। अब यहाँ पे हम लोग प्राथमिक शिक्षा के बारे में देख चुके हैं कि कैसे क्या होता था, एडमिशन कब होता था, क्या शिक्षा व्यवस्था क्या थी। और उसके बाद में हम लोग दूसरा देखते हैं उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन उस समय क्या थी। तो अगर सामान्य परिचय की बात करें तो प्राचीन काल में सर्वप्रथम केवल प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। प्राचीन काल में अगर देखें तो केवल जो है यहाँ पे केवल प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु सामाजिक प्रगति के साथ साथ शिक्षा के विषयों की संख्या में वृद्धि होती चली गई और उनके लिए पृथक शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी। लेखकों का अनुमान है कि इनकी स्थापना ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी तक हो गई थी। यहीं से उच्च शिक्षा के इतिहास का सूत्रपात मिलता है। अब इसमें देखते हैं हायर एजुकेशन में जो था प्रवेश की अवधि क्या होती थी। तो इसमें प्रवेश की अवधि जो होता था अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग होता था। जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को था। तो इन जातियों के बालक समानता इसमें, जैसे अगर ब्राह्मण का कोई बालक हो गया तो उसको 8 वर्ष की आयु का जब हो जाता था तो उसको एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाता था। और इसमें क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्यों के लिए 12 वर्ष होता था। साहित्य एवं धर्मशास्त्र के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष थी। अगर साहित्य और धर्मशास्त्र की बात करें तो इसके अध्ययन की अवधि 10 वर्ष होती थी। और उसके बाद में अगर वेद की बात करें तो वेद के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष होती थी। अब इसमें देखते हैं हायर एजुकेशन में अगर पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो पाठ्यक्रम में परा और अपरा, परा मतलब होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक के अंतर्गत जो हो गया वेद हो गया, वेदांग हो गया, पुराण हो गया, दर्शन हो गया, उपनिषद तथा आध्यात्मिक विषय पढ़ाए जाते थे। और उसके बाद में लौकिक के अंतर्गत अपरा शिक्षा विद्या के अंतर्गत अगर देखें तो इसमें जो है इतिहास हो गया, तर्कशास्त्र हो गया, भूगर्भ शास्त्र आदि लौकिक विषय आते थे। अब इसमें शिक्षण विधि की अगर बात करें, शिक्षण विधि क्या होती थी, मुद्रित पुस्तकों का अभाव था। उस समय जो है मुद्रित पुस्तकें नहीं थी, अभाव था। होने के कारण शिक्षण विधि प्राय भौतिक थी। छात्र गुरु के मुख से वेद आदि ग्रंथों को सुनते थे। गुरुजी जो है वेद आदि ग्रंथों को सुनाते थे बच्चों को, उसके उच्चारण का अनुकरण करते थे। बच्चे जो है उसका अनुकरण करते थे उच्चारण का, और पाठ्य विषयों को दोहराते थे। उसके उपरांत के एकांत में पाठ्य विषय का मनन, चिंतन और स्वाध्याय और पुनरावृत्ति करते थे, यानी दोहराते थे। यहाँ पे पुनरावृत्ति करते थे और मनन चिंतन करते थे। स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करते थे। शिक्षण विधि में क्या क्या था, जैसे शिक्षण विधि में हो गया प्रवचन था, व्याख्या, शास्त्रार्थ, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि का भी प्रयोग किया जाता था। अगर परीक्षाएं व उपाधियों की अगर बात करें इसमें हायर एजुकेशन में, तो परीक्षाओं में शिक्षा समाप्त होने पर सभी छात्रों की मौखिक परीक्षा होती थी। देखिए यहाँ पे मौखिक परीक्षा होती थी। इसके लिए उन्हें विद्वानों की सभा में उपस्थित होना पड़ता था, यानी विद्वानों की सभा में उपस्थित होना पड़ता था, जहाँ उन्हें विद्वानों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे। यानी वहाँ के विद्वान कुछ प्रश्न बच्चों से पूछते थे और उनको उत्तर देते थे। परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाते थे छात्र, उनको उपाधियाँ दी जाती थी, और जो फेल हो जाते थे उनको उपाधियाँ नहीं दी जाती थी। अब इसके आगे देखते हैं शिक्षा संस्थाएं। अलग अलग उस समय संस्थाएं थी। अब यहाँ पे प्राचीन काल में अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थाएं थी। शिक्षण संस्थाएं जो थी वो अलग अलग प्रकार की थी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोल। टोल क्या होता था, टोल में संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। एक टोल में एक शिक्षक होता था। इसमें एक टोल में एक शिक्षक होता था और इसमें जो शिक्षा दी जाती थी संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। अगर हम चरण की बात करें, चरण में वेद के एक अंक की शिक्षा दी जाती थी। वेद के एक अंक की शिक्षा दी जाती थी।
एक घटिका में अनेक शिक्षक होते थे। इसमें जो है अनेक शिक्षक होते थे, यहाँ पे एक शिक्षक होते थे टोल में। अब घटिका की बात करें तो घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी। परिषद में क्या होता था? परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, यानी अलग अलग विषयों की शिक्षा इसमें परिषद में दी जाती थी। एक परिषद में साधारणतया एक शिक्षक होता था, यानी एक परिषद में एक शिक्षक होता था। गुरुकुल के बारे में आपको पता ही होगा कि गुरुकुल में क्या होता था। गुरुकुल में जो होता था, गुरुकुल के वेद, साहित्य, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। वेद, साहित्य, धर्मशास्त्र, धर्म के बारे में बताया जाता था। एक गुरुकुल में एक शिक्षक होते थे। एक गुरुकुल में एक शिक्षक होते थे। उसके बाद में विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। व्याकरण और उसके बाद में तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक होते थे, तो यहाँ एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक होते थे। विशिष्ट विद्यालय की अगर बात करें तो विशिष्ट विद्यालयों में एक विशिष्ट शिक्षा दी जाती थी, यानी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे विशिष्ट विषय की शिक्षा दी जाती थी। जैसे वैदिक विद्यालयों में वेदों की और सूत्र विद्यालयों में यज्ञ, हवन आदि की। विशिष्ट विद्यालयों में एक शिक्षक होता था, यहाँ पे शिक्षकों की संख्या एक होती थी। अब मंदिर महाविद्यालय, मंदिर में जानते हैं आप धार्मिक चीज़ें बताई जाएगी। तो यहाँ पे है किसी मंदिर से संबंध। मंदिर महाविद्यालयों में धर्म, यहाँ पे देखिए धर्म, दर्शन, वेद, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। एक ब्राह्मणी महाविद्यालय में एक शिक्षक होते थे, यानी एक जो मंदिर महाविद्यालय था उसमें केवल एक शिक्षक होते थे। ब्राह्मणीय महाविद्यालय क्या होता था? तो ब्राह्मणीय महाविद्यालय, इस विद्यालय में चतुष्पंथी यहाँ पे आप देख सकते हैं, चतुष्पंथी कहा जाता था, क्योंकि इसमें चारों शास्त्रों अर्थात निम्नलिखित 4 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे चारों शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। अब 4 शास्त्र के अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे दर्शन, पुराण, कानून तथा व्याकरण। दर्शन हो गया, पुराण हो गया, कानून हो गया और व्याकरण। एक ब्राह्मणीय महाविद्यालय में एक शिक्षक होते थे, यानी जो महाविद्यालय होता था उसमें केवल एक शिक्षक होते थे। अब विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो उच्च शिक्षा की कुछ संस्थानों ने कालांतर में विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर लिया था। यही हायर एजुकेशन का जो स्कूल था वही जो है आगे चलकर विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर लिया था। इसमें धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे शिक्षा विभिन्न शिक्षकों द्वारा दी जाती थी, यानी अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर होते थे विभिन्न शिक्षकों द्वारा दी जाती थी। यहाँ पे अब जैसे इसमें हो गया काशी हो गया, नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय सबसे अधिक प्रसिद्ध थे उस समय। यहाँ पे देखिए काशी, नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों आज यहीं तक, और अगले वीडियो में एक कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रकट होंगे। और इस वीडियो का अगर आप लोग PDF प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो, कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।